नमस्कार, सुप्रभात। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां टॉपिक हमने लिख दिया है, ताकि जो आप लोग कह रहे थे कि बोर्ड पर समझाओ ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए, वो जो डाउट था आपका, जो आपका कंप्लेन था, वो आज लगभग पूरा हो चुका है। अब आराम से और पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये जो पूरा सेशन है इसको हम कुछ भागों के अंतर्गत कवर करेंगे। हालांकि हम मेन टॉपिक तो हमारा यह रहेगा कि जगनीक, प्रमुख साहित्यकार के अंतर्गत मेन टॉपिक है हमारा जगनीक। ये प्रमुख साहित्यकार हैं और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं उनके विषय में जानना है। लेकिन आज से हम कुछ चीजें और कवर करेंगे, जैसे कि वीडियो के शुरू करने से पहले ही हम आपको 5 प्रश्न देंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कंपलसरी है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है और इनके उत्तर आपको मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? मैंने ये नहीं कहा कि किसने किया था। किसने किया था मतलब कि एक व्यक्ति विशेष की बात आ जाएगी, लेकिन किसने करवाया था या किन्होंने करवाया था, यानी कि एक वंश के अंतर्गत भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तीसरा प्रश्न है, कजली मेला, कजली जैसे होता है ना काजल, इस प्रकार है कजली मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, 3 नंबर में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हल्के में नहीं लेना है। अगला है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? प्रश्न ध्यान से सुनना, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये पांचों, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है एवं इसका निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अगला है चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी। यहाँ पर इतना लिख रखा है कि चंदेलों की राजधानी, लेकिन पूरा प्रश्न यह है कि चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी और उसके बाद स्थानांतरण के बाद उन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बसाई, कहां पर स्थापित की। ठीक है, थोड़ा सा और एडिशनल जानकारी आपको दे देते हैं, लेकिन पहले हम जगनीक जी के विषय में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है, जो कि प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। और ये 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी महत्वपूर्ण है। सारी चीजें लगभग सब महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं। जगनीक कौन थे? पहली चीज, जगनीक कौन थे? एक कवि थे, एक साहित्यकार थे, एक रचयिता थे। ठीक है, अच्छा, हमने देखा है कि एक राजा है, अब एक तरफ तो बैठे हैं सेनापति और एक तरफ बैठे हैं उसके दरबारी कवि। समझ में आ रही बात? जैसे मान लेते हैं प्रभु श्री राम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर उनके गुरु जी बैठे हैं और यहाँ पर सेनापति बैठे हैं। तो यही का यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर फॉलो किया है। जैसे कालिंजर के चंदेल राजा परमणि देव यहाँ पर बैठे हैं, एक तरफ इनके कवि बैठे हैं, उनका नाम है जगनीक। क्या नाम है? जगनीक। और एक तरफ बैठे हैं उनके सेनापति, जिनका नाम है आल्हा और उदल। समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा, उतना कि सब आपको यहीं पर याद हो जाए और बार बार रिवीजन की जरूरत ना पड़े। लगभग 1 या 2 रिवीजन में आपको पूरा कंप्लीट हो जाए और लगभग कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने ही चाहिए और होंगे ही। आगे बढ़ते हैं। जगनीक कौन थे? तो कालिंजर के चंदेल राजा परमर्द देव के दरबारी कवि थे। कौन थे? जगनीक। इन्होंने परमाल रासो नामक रचना लिखी है। परमाल रासो नामक एक साहित्य की रचना की है, जो कि अभी लुप्त हो चुकी है, इसका अभी तक कोई विवरण नहीं मिला है। ठीक है,
और इसी परमाणु रासो के अंतर्गत एक खंड है आला खंड, जिसके अंतर्गत आल्हा और उदल, आल्हा और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। किसके अंतर्गत? परमाणु रासो का एक खंड है आला खंड, यानी कि एक भाग है आला खंड, उसके अंतर्गत ही आला और उदल नाम के 2 पराक्रमी वीर सेनापतियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बातें एक बार और रिवीजन करते हैं। पहला, कालिंजर के चंदेल राजा परमर्दिदेव के दरबारी कवि, परमर्दिदेव जिनको हम परमाल भी कहते हैं, परमर्दिदेव के दरबारी कवि का नाम क्या था? जगनीक। जगनीक का पूरा नाम क्या था? जगनीक नायक। ठीक है। अच्छा, जगनीक ने कौन सी रचना की है? परमाल रासो। कौन सी? परमाल रासो। आल्हा खंड किस ग्रंथ का भाग है? किस साहित्य का भाग है? आप कहेंगे सर परमाल रासो, और परमाल रासो की रचना जगनीक ने की है। अच्छा, आल्हा खंड में कितनी लड़ाइयों का वर्णन है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो हम कहेंगे सर आल्हा खंड में 52 लड़ाइयों, 52 लड़ाइयों का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात, ये 52 लड़ाइयां जो किनकी है? आल्हा उदल द्वारा लड़ी गई है। आल्हा और उदल ये दोनों क्या थे? भाई थे। ओके, आल्हा उदल द्वारा 52 लड़ाइयों का वर्ण, आल्हा उदल द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का उल्लेख आल्हा खंड में किया गया है। और इसके रचयिता भी कौन है? जगनीक। और जगनीक का पूरा नाम क्या है? जगनीक नायक। ये सारी चीज हमने कवर कर दी। जगनीक, परमाल रासो, आला खंड, 52 लड़ाइयां, आला उदल किसके सेनापति थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है, हल्के में नहीं लेना है। बहुत ध्यान पूर्वक मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। एक एक चीज यहां से इंपॉर्टेंट है, आल्हा उदल किसके सेनापति थे? बताओ। आल्हा उदल कालिंजर के चंदेल राजा परमर्दिदेव के सेनापति थे। और ऐसे वैसे सेनापति नहीं थे, ऐसे सेनापति जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान तक को पराजित कर दिया। अब कहेंगे सर हमने तो पहली बार सुन रहे हैं ये बातें, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे भैया जरा रुको, सारी चीजें कवर करवाएंगे। बेरागढ़ के युद्ध के बारे में सुना होगा आपने, बेरागढ़ का युद्ध। इसमें आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? बेरागढ़ के युद्ध, जो कि 1182 में लड़ा गया था। इसमें आल्हा उदल एक तरफ थे, आल्हा उदल, और एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान के कारण उदल जी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? उदल की मृत्यु हो गई। तब उसके बाद आल्हा, जो कि उदल के बड़े भाई थे, क्या थे? उदल के बड़े भाई। और कितने बड़े? 12 वर्ष। कितने बड़े? आयु में इनसे 12 वर्ष बड़े थे। और दोनों ही माँ भगवती के उपासक थे। यह भी बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कहा जाता है कि आल्हा और उदल अब भी अमर हैं। क्या है? अमर हैं। और माँ शारदा के मंदिर में सबसे पहले पूजा आज भी यही करते हैं। ठीक है। तो बेरागढ़ के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उदल की तो हत्या कर दी, उदल को पराजित कर दिया, लेकिन आल्हा उस समय वहां नहीं थे। तो जैसे ही आल्हा को यह पता चला कि पृथ्वीराज चौहान के कारण उनके भाई की मृत्यु हो गई है, उदल को इतना भयंकर गुस्सा आया, क्रोध में उन्होंने मात्र 1 घंटे के अंदर, मात्र 1 घंटे के अंदर पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि आल्हा उस समय जिसके भी सामने गए उसको मार काट के गिराया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जीवित बचा दिया, जीवित रखा। क्यों? इनके गुरु के कहने पर इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। ठीक है। तो पहला प्रश्न, एक और प्रश्न यहां से क्लियर होता है कि बेरागढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1182 में। दूसरी चीज, बेरागढ़ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल के बारे में। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल
के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। क्या पृथ्वीराज चौहान ने डायरेक्ट आला उदल पर आक्रमण किया था? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो भैया इस पर आक्रमण करने वाले थे ना, इनको तो ये राज्य चाहिए था, चंदेलों का राज्य चाहिए था, जो कि यहाँ पर है। और ये तो क्या थे, ये पृथ्वीराज चौहान का शासन ये था, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन यहाँ था, और इनको चाहिए थी यह भी भूमि। तब ऐसे में इन्होंने इस पर आक्रमण किया। और ध्यान रखिएगा, युद्ध का पहला नियम, अगर राजा मर जाता है तो युद्ध स्वतः ही जीत लिया जाता है। तो राजा पहले नहीं गया, कौन गया सबसे पहले? उनके सेनापति गए, और सेनापतियों ने ऐसा तांडव मचाया कि पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान लेकर भागना पड़ा वहां से। तो किसकी विजय हुई? चंदेलों की विजय हुई पहले युद्ध में। ठीक है क्या? तो बेरागढ़ का युद्ध 1185 में आला उदल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें उदल जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आला ने इनको पराजित किया, और ये अपने मुंह की खाकर अपने घर चले गए कि भैया कुछ समय विश्राम कर लेते हैं, अगला युद्ध। लेकिन क्या होता है, ये घायल शेर, अगर कहते हैं कि अगर शेर ने 2 पैर पीछे रखे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया शेर डर गया है। शेर आक्रमण करेगा, फिर घात करेगा। कैसे? अगला युद्ध होता है 1187 में। 1187 में कीर्ति सागर का युद्ध। कीर्ति सागर का युद्ध 1187 में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव जी के मध्य यह युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर? कौन कौन से प्रश्न यहाँ तक कवर हो चुके हैं, उनके बारे में एक बात देख लेते हैं। पहला, परमर्दी देव का संबंध किस वंश से है? कहां पर इनका शासन था? तो ये कालिंजर के चंदेल राजा परमर्दी देव हैं। दूसरा, जगनीक किसके दरबारी कवि थे? परमर्दी देव, और कहीं कहीं पर लिखा आएगा परमाल, कहीं कहीं पर परमाल और परमर्दी देव एक ही नाम है, परमर्दी देव को ही परमाल कहते हैं। तो जगनीक किसके दरबारी कवि थे? परमर्दी देव के। परमाल रासो की रचना किसने की? जगनीक ने। आल्हा खंड किस ग्रंथ या साहित्य का भाग है? परमाल रासो का। आला खंड का संबंध किससे है? तो आला और उदल की 52 लड़ाइयों से है। अगला प्रश्न और यहाँ से कवर होता है कि आल्हा गीत गाने वाले को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न। आल्हा गीत गाने वाले को क्या कहते हैं? अलहंत। क्या कहते हैं? अलहंत। एक और चीज, आल्हा गीत मूल रूप से किस स्थान पर गाया जाता है? किस जगह पर गाया जाता है? किस क्षेत्र विशेष में गाया जाता है? बुंदेलखंड। कहां पर? बुंदेलखंड। यह भी ध्यान रखना है। अब बेरागढ़ का युद्ध हो गया है, कीर्ति सागर का युद्ध हो गया है, हमने 5 प्रश्न बता दिए हैं, और चंदेलों का शासन कहाँ था ये भी हमने बता दिया है कि कितना शासन है। और बुंदेलखंड को ही जैजाक भुक्ति कहते हैं। भुक्ति, भूख लगती है ना, भक्ति, जैजाक भुक्ति को ही बुंदेलखंड कहते हैं। ओके। अब एक और चीज यहाँ से कवर करनी है, जो आज के सोशल मीडिया में बहुत प्रचलित है, कि आशुतोष राणा ने आल्हा उदल के बारे में एक सीरीज चलाई है, जिसका नाम है मेरी मिट्टी की धरोहर। मेरी मिट्टी की धरोहर के अंतर्गत ही आशुतोष राणा ने आल्हा उदल के 52 लड़ाइयाँ या उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में बताया है, जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है अपने मित्रों से। ठीक है, तो यह भी देख लेना, क्योंकि पूछ सकता है कि आशुतोष राणा मेरी मिट्टी की धरोहर के अंतर्गत ही इनका भी जिक्र किया गया है। अब एक बात देखते हैं कि हमने लिखा है यहाँ पर कि परमाल रासो लुप्त हो चुकी है। अगर लुप्त हो गई है तो क्या होगा भैया? खत्म हो चुकी होगी। लेकिन क्या होता है कि चीजें बोल बोल कर आगे बढ़ती हैं, सुन सुन कर आगे बढ़ती हैं। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर। हुआ क्या कि 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट नाम याद रखना, एग्जाम से, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड नाम से
इसका संग्रह करवाया। किसका संग्रह करा? आल्हा उदल की लड़ाइयों का संग्रह करवाया। आल्हा खंड नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आल्हा खंड का संग्रह किस अंग्रेज ने करवाया? तो हम कहेंगे फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट। इलियट होता है ना, उसी तरह चार्ल्स इलियट याद रखना है। और इसकी मूल भाषा है कन्नौजी। कौन सी भाषा है? कन्नौजी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। एक बार और रिवीजन करते हैं, तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। याद यही का यही, जगनीक कौन थे? पहला प्रश्न, जगनीक कौन थे? कालिंजर के चंदेल राजा, परमाणु देव के दरबारी कवि। परमाणु रासो के रचयिता कौन है? जगनीक। आल्हा खंड किस साहित्य का भाग है? परमाणु रासो का। आल्हा खंड में कितनी और किन की लड़ाइयों के विषय में चर्चा की गई है? आल्हा और उदल की 52 लड़ाइयों के विषय में चर्चा की गई है। आल्हा गीत गाने वाले को क्या कहते हैं? अलहंत। आल्हा गीत गाने वाले को अलहंत कहते हैं। बेरागढ़ का युद्ध कब हुआ था और कीर्ति सागर का युद्ध कब हुआ था? ये दोनों प्रश्न भी आपको इन 5 प्रश्नों के साथ उत्तर के साथ लिखने हैं, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। और एक कंफ्यूजन और है, इसको क्लियर करवा देते हैं। हालांकि एक प्रश्न का जवाब हम अभी दे देते हैं आपको। पृथ्वीराज रासो और यहाँ पर लिख रखा है परमाल रासो। अब देख रहे हो साथ में, पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज आ गया, और परमाणु देव जिन्हें हम परमार भी कहते हैं, उनका आ गया परमार। अब बचा क्या है? बहुत छोटा कंफ्यूजन है। अभी मुझसे किसी ने पूछा था, स्टूडेंट ने, कि भैया पृथ्वीराज रासो और परमार रासो एक ही है या अलग अलग है? इसीलिए मैंने जानबूझकर ये प्रश्न यहाँ पर दिया है आपको। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है और परमाणु रासो का तुमने बता दिया है, तो ये डाउट भी हमने क्लियर कर दिया है। तो आराम से आप बता देंगे कि चंद्र बलदाई। हालांकि मैं प्रश्नों का उत्तर अभी दे दिया है, लगभग आपके पास केवल 4 प्रश्न ही बचे हैं। तो पृथ्वीराज रासो की रचना तो चंद्र बलदाई ने की है, लेकिन परमाणु रासो की रचना जगनीक नायक ने की है। चीजें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, इस पूरे नोट को तैयार कर लेना। यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं आपके, और इस सेशन से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।